हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्यवीर कंपटीशन एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ हर्ष। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना तो मध्य प्रदेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम जिस मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, हमको सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसका गठन हुआ कैसे। तो सबसे पहले यानी आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। ठीक है, तो हमारे आज के चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का गठन और और पुनर्गठन। देखिए दोस्तों, हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम चीजों को समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश को बनाया कैसे गया, कैसे मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, उन चीजों को, उन घटनाओं को समझेंगे और बहुत क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर एक बात लिखी है कि मध्य प्रदेश का गठन और दूसरी बात लिखी है पुनर्गठन, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी कभी तो ऐसा समय रहा होगा जब मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं रहा होगा। तो व्यवस्थाएं क्या क्या थी, तो हम मध्य प्रदेश के गठन को समझने के लिए क्रमवार तरीके से समझेंगे। आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ यानी 1947 में कब स्वतंत्र हुआ, 1947 में जब स्वतंत्र हुआ, तो हमारे यहाँ जो देसी रियासतें थी उनके पास तीन प्रकार के ऑप्शन थे। देसी रियासत के पास कितने प्रकार के ऑप्शन थे? तीन प्रकार के ऑप्शन थे कि अगर वो भारत में जाना चाहें तो भारत में चली जाएं, भारत में शामिल हो जाएं। अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और यदि वे रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो क्या रह लें? स्वतंत्र रह लें। आ रही बात समझ में? और उस समय भारत के इतिहास में यानी 1947 के समय हमारे देश में कुल लगभग 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी। और उस समय जो अंतरिम सरकार थी उसमें गृह मंत्री बनाए गए थे सरदार पटेल, और उनका साथ दे रहे थे गृह सचिव बीपी मेनन। कौन दे रहे थे? बीपी मेनन। ध्यान रखिएगा, ये जो 562 रियासतें थी, इन 562 देशी रियासतों का एकीकरण करना था। क्या करना था? इन 500 देशी रियासतों का एकीकरण करना था। सर, एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब ये है कि इनको भारत में लाना था। कहाँ लाना था? इनको भारत में लाना था। और इस काम की जिम्मेदारी दी गई हमारे यहाँ के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी किसको दी गई? सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई। और सरदार पटेल को सर क्यों दी गई? क्योंकि सरदार पटेल के पास उस समय कुछ मंत्रालय थे जिनका नाम सुनिएगा। एक मंत्रालय था गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय था? एक मंत्रालय सरदार पटेल के पास था, गृह मंत्रालय। ठीक है। और सर कौन सा मंत्रालय था? और सरदार पटेल के पास देसी रियासतों का मंत्रालय था। कौन सा मंत्रालय था? ये वही देसी रियासतें हैं जिनकी संख्या 562 है। तो देसी रियासतों का मंत्रालय भी किसके पास था? सरदार पटेल के पास था। क्लियर है दोस्तों? और कौन सा मंत्रालय था सर? और इनके पास एक और मंत्रालय था जिसका नाम था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन सा था? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। अब यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई होगी कि देसी रियासत का मंत्रालय अगर सरदार पटेल के पास है, दैट मीन्स की ये देसी जो रियासतें हैं उनको एक कौन करेगा या भारत में शामिल कौन करेगा? सरदार पटेल करेंगे। और एक जो भारतीय संविधान में व्यवस्था है, भारतीय प्रशासन व्यवस्था है, वो ये है कि हमेशा एक मंत्री के साथ या एक मंत्रालय के साथ एक सचिव को अटैच किया जाता है, यानी सचिव साथ देता है। ठीक है, तो सरदार पटेल का इस काम में साथ देने के लिए जो गृह सचिव बनाए गए, वो बनाए गए बीपी मेनन। कौन बनाए गए? बीपी मेनन ने इस काम में यानी देसी रियासतों के एकीकरण के कार्य में सरदार पटेल का साथ दिया उस समय। अब आप सोचिए, 562 रियासतों का मतलब साफ था कि 562 राजा, 562 प्रकार के विचारधारा, और इतनी सारी विचारधारा को एक करके भारत में शामिल करना था। तो कोई सरल टास्क नहीं रहा होगा, बड़ा कठिन टास्क रहा होगा। हर एक रियासतों की अपनी कुछ शर्तें थी, हर रियासतों की अपनी कुछ मांग थी, हर रियासतों की अपनी कुछ मजबूरियां थी। और उन सारी शर्तों को, उन सारी मान्यताओं को, उन सारी मजबूरियों को सरदार पटेल ने समझा और एक एक करके क्रमिक रूप से सारी चीजों का हल निकालना शुरू किया। और हल निकालते हुए उन्होंने 562 में से ध्यान रखिएगा, 562 में से 559 रियासत को एक कर लिया। कहाँ शामिल कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। लेकिन अभी भी तीन रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं हुई थी। और आपको पता है वो तीन रियासतें कौन कौन सी थी? उनमें से जो तीन रियासत थी जहां जिनको शामिल करने में हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, वो तीन रियासतें थी। पहली थी जम्मू कश्मीर। कौन सी थी? जम्मू कश्मीर। दूसरी रियासत कौन सी थी? जूनागढ़। और तीसरी रियासत थी जिसका नाम था हैदराबाद। क्या नाम थी? हैदराबाद। आ रही बात समझ में? ये तीन रियासतें थी जिनको शामिल करने में थोड़ा सा हमको कठिनाई गई और कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर चूंकि हमको पता है हमारे पास दी ग्रेट सरदार पटेल थे, तो ये तीनों रियासत भी बचने वाली नहीं थी। उन्होंने साम दाम दंड भेद विचार नीतियां कानून सेना जो लगाना पड़ा लगाए, और इन तीनों रियासतों को भी अंततः मिला ही लिए थे। लेकिन उनकी कहानी हम समझेंगे कि किस प्रकार की क्या घटना थी। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो राजा थे राजा हरि सिंह। कौन थे? राजा हरि सिंह थे। ठीक है।
जूनागढ़ के जो राजा थे उनका नाम था महावत खां, और हैदराबाद के जो राजा थे उनका नाम था निजाम खां। क्या नाम था? निजाम खां। ध्यान रखिएगा ये दोनों मुस्लिम शासक थे और ये दोनों ही जाना चाह रहे थे पाकिस्तान में। लेकिन चूंकि हैदराबाद के साथ समस्या ये थी कि हैदराबाद देश के बीचों-बीच में पड़ता है तो जा नहीं पा रहा था। जूनागढ़ के साथ समस्या ये थी कि यहाँ का राजा जरूर ही मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की 98% से ज्यादा जनसंख्या जो थी वो हिंदू बाहुल्य थी, तो इसका भी जाना मुश्किल था। राजा हरि सिंह भारत में शामिल होना चाहते थे और उनकी समस्या ये थी कि वहाँ की जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, इसलिए वो शामिल हो नहीं पा रहे थे। उनको डर था कि कहीं अगर हम भारत में शामिल हो गए तो तख्ता पलट ना हो जाए, इस कारण से इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। अब तीनों की कहानी को एक-एक करके समझते हैं कि आखिर इन तीनों का विलय भारत में हुआ कैसे, ठीक है? तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के बात ये है कि 1947 के समय देशी रियासत के पास कितने ऑप्शन थे? 3 ऑप्शन थे, भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में स्वतंत्र रहना है। तो 5 से 59 रियासतों को तो मिला लिया गया, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो कुछ और ही विचार रख रही थी, है ना? कुछ कोई पाकिस्तान में जाना चाहती थी, भारत में, लेकिन अपनी-अपनी मजबूरियाँ थी। अब इनको कैसे शामिल किया गया, एक-एक करके हम देखते हैं। देखिए, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, शासक का नाम था राजा हरि सिंह। क्या नाम था? राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जो जम्मू कश्मीर की प्रजा थी वो मुस्लिम बाहुल्य थी और प्रजा की इच्छा थी पाकिस्तान में जाने की, जबकि राजा हरि सिंह की इच्छा थी कि वो भारत में शामिल कर लें। लेकिन उनको पता था कि अगर वो ऐसा निर्णय कोई लिए कि भारत में शामिल होने की बात भी कहे तो उनका तुरंत तख्ता पलट कर दिया जाएगा और कर दिया जाएगा, यानी पद से हटा दिया जाएगा। तो उन्होंने डिसीजन लिया अपने आप को स्वतंत्र रखने का, लेकिन बहुत दिन तक स्वतंत्र रह नहीं पाए। एक तारीख आती है जम्मू कश्मीर में 22 अक्टूबर 1947। कौन सी तारीख है? 22 अक्टूबर 1947। और ये वो तारीख है जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। पाकिस्तानी सेना का जम्मू कश्मीर पर क्या हो गया? आक्रमण हो गया। और जब पाकिस्तान की सेना यहाँ पर आक्रमण करी तो वो बंजारों के भेष में घुसे थे, चोरों की तरह आए थे, चोर, शुद्ध चोर, चोरों की तरह आए थे, बंजारों के भेष में आए थे और आकर के ऐसे घुस गए थे कि उनकी पहचान कर पाना भी वहां पे मुश्किल हो रहा था। और जब ये बात राजा हरि सिंह को पता चली तो राजा हरि सिंह ने जो सहायता मांगी वो मांगी सरदार पटेल से, क्योंकि आपको पता है सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय तो उस समय का सेना कंट्रोल में थी। और एक बात और समझिएगा, सरदार पटेल कहीं ना कहीं बहुत दूरदर्शी सोच के आदमी थे, तो उन्होंने राजा हरि सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि क्योंकि आप हमारी रियासत नहीं है इसलिए हम आपके सहायता नहीं कर पाएंगे। यानी अर्थात ये है कि अगर आप हमारी रियासत होते तो कहीं ना कहीं हमें आपकी सहायता करने में आसानी होती। तो राजा हरि सिंह ने भी पूछा कि बताइए रियासत बनने के लिए क्या किया जाए? तो सरदार पटेल ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा वो रखा विलय पत्र का। काहे का रखा? अगर आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत की रियासत बना देते हैं तो हम आपकी सहायता कर पाएंगे। तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। और ध्यान रखिएगा यही वही 26 अक्टूबर जब हम जिस दिन हम जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जम्मू कश्मीर का विलय दिवस मनाते हैं, मर्जर डे मनाते हैं, विलय दिवस मनाते हैं। ये सब नो इतनी बातें समझ में आ रही दोस्तों? तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर किसका हिस्सा बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा था? तो अगला जो क्षेत्र था वो था जूनागढ़। कौन सा था? जूनागढ़। अब आपको पता है जो जूनागढ़ है उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और जो जूनागढ़ में था तो जूनागढ़ का जो शासक था, जूनागढ़ का जो शासक था उसका नाम था महावत खां। क्या नाम था? उसका नाम था महावत खां। और जो वहां की प्रजा थी वो थी हिंदू बाहुल्य। कौन सी थी? हिंदू बाहुल्य थी। और महावत खां की इच्छा थी कि वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। महावत खां के साथ भी परेशानी ये थी कि वहां की प्रजा उसकी विरोध कर देती, इसलिए महावत खां कोई डिसीजन, कोई स्टेप ले ही नहीं पा रहा था। ठीक है? और जब ये बात सरदार पटेल को पता चली तो सरदार पटेल ने वहां पर यानी जूनागढ़ पे क्या करा दिया? प्लेबसाइट्स करा दिया, जनमत संग्रह करा दिया। अर्थात ये बात कही गई कि यहाँ की जनता से ही पूछ लिया जाए कि वो कहाँ जाना चाहती है। अब यहाँ की 98% से अधिक जनसंख्या जो थी हिंदू बाहुल्य थी। दैट मीन्स कि वो जनता ने कहाँ के लिए वोट कर दिया? भारत के लिए वोट कर दिया। यानी कहाँ शामिल होने की बात आ गई? भारत में शामिल होने की बात कह दी। और इस प्रकार से जूनागढ़ भी 20 फरवरी 20 फरवरी 1948 को 20 फरवरी 1948 को भारत का हिस्सा बन गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? फिर आते तीसरी जगह जो बात थी वो थी हैदराबाद की। और हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद की स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो भारत के बीचों बीच में था। कहाँ पे था? भारत के बीचों बीच में हैदराबाद था। लेकिन हैदराबाद के साथ एक और विकट स्थिति थी। वहां पे स्थिति ये थी कि हैदराबाद का जो शासक था, हैदराबाद का जो शासक था उसका नाम था
मीर उस्मान अली। क्या नाम था? मीर उस्मान अली। ठीक है, हैदराबाद के शासक का नाम था मीर उस्मान अली। और इस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो परिस्थितियां थी वो ये थी, यहाँ की जो प्रजा थी, प्रजा भी मुस्लिम बाहुल्य थी, प्रजा भी मुस्लिम बाहुल्य थी, शासक भी मुस्लिम था, और ये शामिल कहाँ होना चाहता था? पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि यहाँ पर ये भारत के बीचों बीच में फंसा हुआ था, और मीर उस्मान अली इतना खतरनाक था कि इसने इसने हिंदुओं के दमन के लिए एक सेना बना रखी थी, रजाकार की सेना। कौन सी सेना? यानी कि हैदराबाद के पास अपनी एक सेना भी थी खुद की। तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक स्थिति में था। जब इससे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने अनुरोध किया कि आप भारत में शामिल हो जाइए, बीच में रहकर पाकिस्तान को मत बनाइए, तो इसने बात नहीं सुना और लगातार वहां की जनसंख्या के ऊपर अत्याचार करता रहा। लेकिन अंततः सरदार पटेल ने भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा। कहाँ भेजा? भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा। भारतीय सेना कहाँ गई? हैदराबाद गई। और हैदराबाद में जिस मैदान पे भारतीय सेना रुकी थी, वो मैदान था पोलो का मैदान। कौन सा मैदान था? वो मैदान पोलो का मैदान था। इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। कौन सा नाम दिया गया? यहाँ पे पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया, हैदराबाद को शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। आप लोग ऑपरेशन पोलो नाम तो सब लोग जानते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑपरेशन पोलो का एक और नाम है, यानी यहाँ पे एक और नाम था हैदराबाद को शामिल करने के लिए, जिसका नाम था ऑपरेशन कैटरपिलर। क्या नाम था? ऑपरेशन ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन कैटरपिलर। तो ऑपरेशन कैटरपिलर के माध्यम से 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी भारत का हिस्सा बन गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो हैदराबाद में दिक्कत क्या थी? यहाँ के जो राजा था मीर उस्मान अली, वहाँ की प्रजा भी मुस्लिम थी और उसके पास खुद की सेना भी थी, जिसे कहते हैं रजाकार की सेना। ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रही थी लगातार, वहाँ के जो जनता थी उस पर अत्याचार कर रही थी। और इसी को देखते हुए सरदार पटेल ने हैदराबाद को शामिल करने के उद्देश्य से भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा, जो कि पोलो ग्राउंड में रुकी थी। कहाँ रुकी थी? पोलो ग्राउंड में। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन कैटरपिलर। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए 559 रियासतें शामिल हो गई थी, 3 रियासतों को हमने शामिल कर लिया, यानी कि सारी की सारी रियासत कहाँ शामिल हो गई? भारत में शामिल हो गई। और जब भारत में शामिल हो गई तो इन रियासतों को मिलाकर हमको राज्य बनाने थे। क्या बनाने थे? हमको राज्य का गठन करना था। हम 562 रियासतों को मिलाकर रियासतों से 562 रियासतों से 29 राज्य का गठन किए। कितने राज्य का गठन किए? 29 राज्य का गठन किए। सर ये गठन जो किया गया था 29 राज्य का, इस गठन का आधार क्या था? गठन का जो आधार था वो था प्रशासन। किस आधार पर हमने गठन किया? प्रशासनिक आधार पर। किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर हमने 562 राज्यों को मिलाकर के 29 562 रियासतों को मिलाकर के 29 राज्य बनाए, और ये राज्य प्रशासनिक आधार पर बांटे गए। सर प्रशासनिक आधार पर 29 राज्यों को बांटा गया तो क्या कुछ भाग में बांटा गया? तो ध्यान रखिएगा, जब 562 रियासतों को मिलाकर 29 राज्य बनाए तो उसे प्रशासन के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। यानी 29 राज्य को कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांटा गया। भाग ए ये वो क्षेत्र था जहां गवर्नर का शासन था। किसका शासन था? ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। वो भाग बना भाग ए। ठीक है, ये थोड़ा समृद्ध क्षेत्र थे भाग ए। ठीक है, फिर कौन सा भाग बना? फिर बना भाग बी। भाग बी में क्या था सर? भाग बी में विधानसभा थी, विधानसभा थी, और यहीं पे था शाही शासन। शाही शासन यानी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, शाही शासन। सी में क्या था सर? भाग सी में था कमिश्नरी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था? कमिश्नरी क्षेत्र था भाग सी में। और भाग डी में केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी थी काहे में? भाग डी में। क्लियर है? यस और नो? तो 29 राज्यों को कितने भागों में बांटा गया प्रशासन के आधार पे? 4 भागों में बांटा गया। भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। ठीक है, भाग ए में क्या था? गवर्नर का शासन था, जहां पे उसे भाग ए में रखा गया। जहां विधानसभा और शाही रियासत थी या शाही शासन था, शाही रियासत या शाही शासन था, उसे भाग बी में रखा गया। भाग सी में कमिश्नरी को रखा गया और भाग डी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया। और ये पूरी व्यवस्था रखी गई संविधान के भाग 7 में। कहाँ रखी गई? संविधान के भाग 7 में पूरी व्यवस्था रखी गई। और कौन से आर्टिकल में है सर भाग 7? तो अनुच्छेद 238 में रखा गया। कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 238 में। ठीक है, भाग एबीसीडी की व्यवस्था संविधान के भाग 7 के अनुच्छेद 238 में इसको रखा गया। अब आपको एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, एक बात क्या क्लियर है कि सर मध्य प्रदेश तो था नहीं वहां पे, आपने बताया कि मध्य प्रदेश स्पष्ट रूप से था नहीं, अभी हम उसका गठन पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश बना कैसे सर? तो ध्यान रखिएगा, भाग ए में 29 राज्यों में से भाग ए में थे 9 राज्य। कितने राज्य थे? भाग ए में 9 राज्य थे। भाग बी में कितने राज्य थे सर? भाग बी में 9 राज्य थे। भाग सी में
10 राज्य थे और भाग डी में एकमात्र राज्य था। कौन सा राज्य था? एकमात्र राज्य था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। कौन सा राज्य था? अंडमान एंड निकोबार। केवल एक राज्य था कहां पर? भाग डी में। देखिए 9 9 18 10 28 एक 29 राज्यों को 4 भागों में बांटा गया। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य उस समय अस्तित्व में नहीं था, और अगर उस समय अस्तित्व में नहीं था और मध्य प्रदेश वर्तमान में हमको दिखाई देता है, तो हमने मध्य प्रदेश को बनाया होगा। कहीं ना कहीं हमने कुछ क्षेत्र इससे लिया होगा मध्य प्रदेश का, कुछ क्षेत्र इससे लिया होगा और कुछ क्षेत्र इससे लिया होगा। यहाँ से तो मध्य प्रदेश ले ही नहीं सकते समुद्र के पार, और आपको पता है कि मध्य प्रदेश का समुद्र से कोई संबंध ही नहीं है, तो यहाँ से तो कोई भाग नहीं लिया। लेकिन इन तीनों से हमने मध्य प्रदेश का कुछ ना कुछ भाग लिया है और बाद में उसको गठित करके संगठित करके क्या बना दिया? मध्य प्रदेश। तो सर भाग ए से कौन सा राज्य लिया गया? भाग ए से क्षेत्र लिया गया सीपी एंड बरार। कौन से लिया गया? सीपी एंड बरार का क्षेत्र भाग ए से लिया गया। इन 9 राज्यों में से एक राज्य कौन सा था? सीपी एंड बरार। इन 9 राज्यों में से कौन सा एक राज्य था? यहाँ से लिया गया मध्य भारत का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मध्य भारत। आगे मैं आपको मैप बना के बताऊंगा कि मध्य भारत कहाँ था, ठीक है। भाग सी जहाँ पे कमिश्नरी क्षेत्र था, यहाँ से 2 क्षेत्र लिए गए। यहाँ से लिया गया विंध्य प्रदेश। क्या लिया गया? विंध्य प्रदेश। और यहीं से लिया गया भोपाल। क्या लिया गया? भोपाल। क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, हमने कुछ क्षेत्र भाग ए से, कुछ क्षेत्र भाग बी से, कुछ क्षेत्र भाग सी से लिया, और इस प्रकार से हमने इन चारों क्षेत्रों को मिला के आगे चल के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बनाने की कोशिश की है। लेकिन वो प्रक्रिया भी लंबी है, उसको हम आपको समझाएंगे। अगर इतना समझ में आ गया हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सीपी एंड बरार के बारे में, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम एक बात समझे। जो हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं? जब हम मध्य प्रदेश का गठन पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश के गठन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग है 1947 से लेकर के 1947 से 1956 की स्थिति। कौन सी स्थिति? 1947 से लेकर के 1956 की स्थिति को सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं सर? 1956 जब मध्य प्रदेश का व्यवस्थित गठन हुआ, 1956 से लेकर के जब तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ, यानी 2000 की स्थिति। कौन सी स्थिति? 1956 से लेकर के सन 2000 की स्थिति, ठीक है। फिर क्या देखते हैं सर? फिर हम देखते हैं 2000 के बाद की स्थिति। 2000 के बाद यानी छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद की स्थिति को हम देखते हैं। यानी मध्य प्रदेश के गठन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला 1947 से 56 की स्थिति, फिर 56 से 2000, फिर 2000 के बाद की स्थिति। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, से लेके 1956 की स्थिति अगर हम देखें, तो यहाँ पे कौन-कौन से राज्य थे? सीपी और बरार था। मध्य प्रदेश में क्या था? सीपी और बरार का क्षेत्र था। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? मध्य भारत का क्षेत्र था। मध्य भारत का क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन सा था? विंध्य प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विंध्य प्रदेश का क्षेत्र। और चौथा क्षेत्र था यहाँ पर भोपाल का क्षेत्र। यानी 1947 से 1956 की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश कुछ ऐसा दिखता था। इसमें उस समय छत्तीसगढ़ भी शामिल था और इसी में महाराष्ट्र का क्षेत्र भी शामिल था। और ध्यान रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कहलाता है सीपी एंड बरार। क्या कहलाता है? सीपी एंड बरार का क्षेत्र कहलाता है ये वाला। आई बात समझ में? ये वाला कौन सा क्षेत्र? सीपी एंड बरार। सर ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र है मध्य भारत। क्या है? मध्य भारत का क्षेत्र। सर भोपाल कहाँ पे था? तो यहाँ पे बीच में था भोपाल। क्या था? भोपाल। सर विंध्य प्रदेश कहाँ पे था? तो यहाँ पे था विंध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या था? विंध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार किसमें बांटा गया था? 4 क्षेत्रों में बांटा गया था। ये वाला जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कहते हैं सी इस क्षेत्र को कहते हैं सीपी एंड बरार का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सीपी एंड बरार, ठीक है। सीपी बरार मध्य भारत का क्षेत्र, बीच में छोटा सा भोपाल घुसा हुआ है, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है? विंध्य प्रदेश का क्षेत्र। क्लियर दोस्तों? तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि सीपी बरार की कहानी क्या थी, हम देखेंगे विंध्य प्रदेश की कहानी क्या थी, हम देखेंगे मध्य भारत और भोपाल की कहानी क्या थी। तो आपको अगर ये समझ में आ गया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके हम इनको देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीपी और बरार। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीपी एंड बरार की स्थिति। सर ये सीपी बरार बना कैसे? इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले सीपी बरार की बात की जाए, तो सीपी बरार भाग ए का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आपने देखा था जो 4 भागों में बांटा गया था, भाग ए बी सी डी। तो भाग ए से हमने क्या लिया था? सीपी एंड बरार लिया था। तो सीपी एंड बरार कौन से भाग का हिस्सा है? भाग ए में शामिल था। यस और नो? आगे देखिएगा, सीपी और बरार का जो अन्य नाम है या पूर्ण नाम है, अन्य नाम या पूर्ण नाम जो है, पूर्ण नाम, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस।
सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता है, ठीक है, एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी कहानी समझते हैं कि सर सेंट्रल प्रोविंसेस बना कैसे। तो देखिए ये बात है 11 दिसंबर 1853 की, जब अंग्रेजों ने मराठाओं को हराया और मराठाओं को हरा करके नागपुर का क्षेत्र जीत लिया। किसका जीत लिया? नागपुर का क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता मराठाओं से और नागपुर को अपने अधीन कर लिया। तो कौन सी तारीख को? 11 दिसंबर 1853। इस दिन क्या हुआ? नागपुर, नागपुर ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, ब्रिटिश के अधीन हो गया। आई बात समझ में? और जब नागपुर अधीन हो गया तो नागपुर से उनके लिए हमला करना आसान हो गया महाकौशल और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। और कालांतर में, यानी कुछ समय बाद कालांतर में अंग्रेजों ने महाकौशल का क्षेत्र जीत लिया और साथ ही उन्होंने आगे बढ़ के छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी जीत लिया। सर छत्तीसगढ़ तो समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में है, महाकौशल कहाँ पे है? तो महाकौशल ध्यान रखिएगा वर्तमान में जबलपुर और आसपास का क्षेत्र, वर्तमान जबलपुर, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वर्तमान जबलपुर और आसपास के क्षेत्र को महाकौशल का क्षेत्र बोलते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो वर्तमान के महाकौशल छत्तीसगढ़ क्षेत्र को भी जीत लिया उस समय उन्होंने। और आगे चल के 2 नवंबर 1861 को इन्होंने इन्होंने नागपुर को छत्तीसगढ़ और महाकौशल के साथ मिला दिया। नागपुर, छत्तीसगढ़ और महाकौशल को एक साथ मिला दिया और एक नया राज्य बनाया। महाकौशल को एक साथ मिला दिया और एक नाम दिया इसका सीपी। नाम क्या दिया? सेंट्रल प्रोविंसेस नाम दे दिया। तो इस प्रकार से नागपुर, छत्तीसगढ़, महाकौशल को मिलाकर क्या बन गया? सेंट्रल प्रोविंसेस बन गया। क्लियर है दोस्तों? तो सीपी कैसे बना ये आपको समझ में आ गया होगा। सीपी की कहानी कुछ ऐसी थी, लेकिन अभी केवल सीपी बना है, बरार बाकी है। तो बरार की कहानी समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। बरार कैसे बना? 24 अक्टूबर 1936 को, 24 अक्टूबर 1936 को अंग्रेजों ने महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र में आक्रमण करके बरार को जीत लिया। किसको जीत लिया? बरार को। बरार ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, बरार ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। और जैसे ही बरार ब्रिटिश शासन के अधीन आया तो बरार को इन्होंने मिला दिया सीपी से। किसे मिला दिया? सीपी से मिला दिया, क्योंकि नागपुर के पास में ही था सब सीपी, है ना। तो सीपी और बरार, और यहाँ पे नाम दिया गया इसका क्या? सीपी एंड बरार। क्या नाम दिया गया? सीपी एंड बरार नाम दिया गया। और आजादी के बाद सीपी एंड बरार का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश रखा। क्या रखा? सीपी एंड बरार के क्षेत्र को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश कहा। क्या कहा? मध्य प्रदेश या भारत का हृदय कहा, ठीक है। किसको कहा? सीपी को। तो ये कहानी थी सीपी के बनने की, लेकिन अभी सीपी पूरा नहीं हुआ है, सीपी एंड बरार पूरा नहीं हुआ है। आगे बात समझिएगा कि इसमें कितनी रियासत थी, कौन मुख्यमंत्री बना, वगैरह वगैरह, जितनी भी इनकी जानकारी इसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड, ठीक है। देखिए आगे समझिएगा। अब सीपी एंड बरार के बारे में बात की जाए। किसके बारे में? सीपी एंड बरार के बारे में। सीपी एंड बरार। सर सीपी एंड बरार क्या है? वर्तमान मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। अगर बात की जाए कि सर कहाँ है ये, कौन से क्षेत्र में था, तो इसकी तुलना अगर हम वर्तमान मध्य प्रदेश से करें तो ये वर्तमान मध्य प्रदेश का पूर्वी पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग था। कौन सा था? दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग था, ठीक है। आपने अभी मैप में देखा भी है कि कौन सा भाग था? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग था वर्तमान मध्य प्रदेश के हिसाब से, ठीक है। सर यहाँ पे रियासत कितनी थी? सर यहाँ पे रियासत कितनी थी? ये 15 रियासतों से मिलकर बना हुआ था। कितनी रियासतों से? 15 रियासतों से मिलकर बना हुआ था। और आगे इसके सीएम की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, दोस्तों इसमें 15 रियासत थी, ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी, क्योंकि जब 562 रियासतों को मिला करके 29 राज्य बनाए गए, तो 10-15 रियासत से एक राज्य, 10-15 रियासत से दूसरा राज्य, ऐसे 15-20 रियासत से तीसरा राज्य, ऐसे कर करके कुल 29 राज्य बनाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा सीपीएन बरार जब बनाया गया तो उसमें रियासत कितनी थी? 15 रियासत थी। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री बने। और सर यहाँ के राज्यपाल कौन थे? यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो यहाँ के राज्य थे, अस्थायी राज्यपाल जो थे वो थे ई राघवेंद्र राव। कौन थे? ई ई राघवेंद्र राघवेंद्र राव यहाँ के राज्यपाल थे, ठीक है। सर सीपीएन बरार की राजधानी क्या थी? तो सीपीएन बरार, या जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश कहा था, उसकी राजधानी थी नागपुर। क्या थी? नागपुर। इसीलिए जो आप लोग अगर हमसे लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो हमने आपको बताया भी था, जहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी हम आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? नागपुर थी। बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? भोपाल, ठीक है। जब नागपुर अलग हुआ मध्य प्रदेश से तो हमने राजधानी को चुना भोपाल।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये थी सीपी एंड बरार की पूरी कहानी कि कितने रियासत से मिलकर बना था, 15 रियासत। सीएम कौन थे? रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल ई राघवेंद्र राव और राजधानी क्या थी? नागपुर। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? अगर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम देखते हैं मध्य भारत के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? मध्य भारत के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत के बारे में देखते हैं। दूसरा क्षेत्र कौन था हमारा? मध्य भारत। मध्य भारत। एक बार छोटा सा मैप बनाते हैं, देखिएगा मध्य भारत किसे कहते हैं। ये वाला जो क्षेत्र था सीपी एंड बरार के बाद इसके पश्चिम में जो क्षेत्र था इसको कहते हैं मध्य भारत। क्या कहते हैं? मध्य भारत कहते हैं। ठीक है, मध्य भारत। क्लियर दोस्तों? तो मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत कहां से लिया गया था? भाग बी से। कहां से लिया गया था? मध्य भारत को भाग बी से लिया गया था। और इसका जो अन्य नाम है, मध्य भारत का जो अन्य नाम है वो है मालवा यूनियन। क्या नाम है? मालवा यूनियन। मालवा यूनियन। सर मालवा यूनियन इसका नाम है, ये बात तो समझ में आ रही है। ये बताइए कि ये क्षेत्र था कहाँ पे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्षेत्र कहाँ था तो ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्र कंपेयर करके बताएंगे कि सीपी एंड बरार के पश्चिम में था। कहाँ था? सीपी एंड बरार के पश्चिम में जो क्षेत्र था वो क्या था? मध्य भारत का क्षेत्र था। सर यहाँ पर रियासतें कितनी थी? आपने बताया कि सीपी एंड बरार में 15 रियासत थी, तो सर ये भी बता दीजिए मध्य भारत के क्षेत्र में रियासतों की संख्या कितनी थी? ध्यान रखिएगा, ये कितनी रियासत से मिलकर बना था? यहाँ पर रियासतें कितनी थी? यहाँ पे रियासतें थी कितनी? 25 रियासत। कितनी थी? यहाँ पर 25 रियासत थी। बन जाएगा दोस्तों। और बात की जाए कि सर इसके बारे में थोड़ा हमको और जानकारी दीजिए कि यहाँ पे राजधानी क्या थी, राज प्रमुख कौन था, इत्यादि। तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य भारत की 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी थी? यहाँ पे 2 राजधानी थी। राजधानी लिखिए या राजधानियां लिख लीजिए, और ध्यान रहे मध्य भारत की 2 राजधानियां थी। सर 2 राजधानियां क्यों बनाना? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रमुख शक्तिशाली लोग थे। एक तरफ ग्वालियर में सिंधिया बैठे हुए थे और दूसरी तरफ इंदौर में जो शक्तिशाली राजा थे होलकर बैठे हुए थे। दो राजा थे और दोनों राजा को संतुष्ट करना था। कहीं न कहीं हमको शक्ति संतुलन बनाना था, और शक्ति संतुलन को बनाने के लिए हमने क्या किया? 2 राजधानी, 2 राज प्रमुख यहाँ के बना दिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ की राजधानियाँ कितनी थी? 2 राजधानियाँ थी। एक राजधानी थी ग्वालियर। कौन-सी थी? ग्वालियर। और ये मध्य प्रदेश की 6.5 महीने राजधानी रहती थी। कितनी रहती थी? 6.5 माह राजधानी ये रहा करती थी। 6.5 माह राजधानी रहा करती थी। ठीक है, और सर दूसरी कौन सी थी? दूसरी इंदौर राजधानी थी। कौन सी थी? दूसरी राजधानी इंदौर थी। और इंदौर इंदौर जो है सर कितने महीने? 5.5 महीने इंदौर राजधानी रहती थी। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ये कौन सी थी? शीतकालीन राजधानी थी। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे राजधानियां 2 थी तो सर इसमें राज प्रमुख कितने थे? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राज प्रमुख जो थे, राज प्रमुख 2 लोग थे। कितने लोग थे? यहाँ के राज प्रमुख 2 लोग थे। कौन कौन से सर? जीवाजी राव सिंधिया। पहले कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया थे। जीवाजी राव सिंधिया था। ठीक है, जीवाजी ही लिखिएगा, है ना? गलती से गलत ना लिख दीजिए, जीजा जी लिख दे। जीवाजी थे। ठीक है, और दूसरा ये यहाँ के राज प्रमुख थे। ठीक है, ये यहाँ के क्या थे? ये यहाँ के मुख्य राज प्रमुख थे। सर दूसरे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, दूसरे जो थे उनका नाम था यशवंत राव होलकर। क्या नाम था? यशवंत राव होलकर। सर यहाँ पे ये यशवंत राव होलकर क्या थे? ये उपराज प्रमुख थे। क्या थे ये? उपराज प्रमुख थे। ठीक है, देखिए हो गया शक्ति संतुलन। राजधानी भी 2 हो गई और राज प्रमुख भी 2 हो गए। एक राज प्रमुख थे, एक उपराज प्रमुख थे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था? सर यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री तो और महान 4 मुख्यमंत्री थे। कितने थे? 4 मुख्यमंत्री थे। सर कौन कौन से मुख्यमंत्री थे? तो जब ये मध्य भारत बना 1947 में तो उस समय थे लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। सर 4 मुख्यमंत्री याद करने पड़ेंगे। अगर आप चाहें तो 4 याद कर लीजिए, और अगर लगता है कि 4 याद नहीं करने तो आप कम से कम 2 तो याद कर ही लीजिएगा। एक सबसे पहले वाले और एक 1956 के समय। कब? 1956 के समय लीलाधर जोशी हो गए। सर और कौन थे? और थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। कौन थे? गोपी कृष्ण विजय वर्गीय। विजय वर्गीय। और कौन थे सर? और तीसरे थे मिश्री लाल गंगवाल। कौन थे? मिश्री लाल, मिश्री लाल गंगवाल यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री थे। और चौथे थे तख्तमल जैन। कौन थे? तख्तमल जैन। तख्तमल जैन सर और कौन कब मुख्यमंत्री थे? ध्यान रखिएगा 1956 के समय।
कौन समय 1956 के समय जो मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? तख्तमल जैन। सर ये बताइए, आपने यहाँ पे तो बताया 1956 के समय मुख्यमंत्री थे, आपने सीपीएन बरार को नहीं बताया कि उस समय कौन थे? तो सीपीएन बरार में भी लिख लीजिएगा। सीपीएन बरार में जो मुख्यमंत्री थे उस समय पंडित रविशंकर शुक्ल, ये 1956 के समय भी थे। सर 1956 डेट बार-बार बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है? 1956 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इन सारे क्षेत्रों को आपस में मर्ज करके मध्य प्रदेश बनाया जाएगा तो वो 1956 का साल ही होगा। और उस समय पूछा जाएगा जब मध्य प्रदेश बना था तब मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, तब विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तब भोपाल के मुख्यमंत्री कौन थे? तब सीपीएन बरार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम इतना भी रिस्क लें कि आपका गलत हो सके। अब चूंकि आप लक्ष्यवीर अकेडमी में पढ़ रहे हैं तो हमारा दायित्व और ज्यादा हो जाता है कि आपका गलत ना हो और आपके सही होने की संभावना लगातार बढ़ती चली जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड देखते हैं। क्या बता रहे थे कि 1956 के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तख्तमल जैन। सर चारों याद करना पड़ेगा, नहीं याद होते कोई बात नहीं, आप तख्तमल जैन याद कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। ये आपको पता है ये भाग बी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भाग बी का हिस्सा है। और भाग बी की खास बात क्या है कि यहाँ पे विधानसभा होती थी। क्या होती थी? विधानसभा होती थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको विधानसभा के बारे में बताते हैं। हम आपको विधानसभा के बारे में बताते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मध्य भारत की जो विधानसभा है, मध्य भारत की जो विधान सभा है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इस विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, क्या नाम है? अध्यक्ष जो थे उनका नाम था ए एस पटवर्धन। क्या नाम था? ए एस पटवर्धन यहाँ की विधानसभा के अध्यक्ष थे। सर विधानसभा कैसे आई? क्योंकि भाग बी का हिस्सा हम आपको पढ़ा चुके हैं और भाग बी में क्या था? शाही शासन प्लस विधानसभा दोनों चीजें थी। ठीक है, तो वहां के अध्यक्ष कौन थे? ए एस पटवर्धन। सर पूरा नाम बता दीजिए। इनका पूरा नाम है अनंत सदाशिव पटवर्धन। अनंत सदाशिव पटवर्धन इनका पूरा नाम है। सर विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उपाध्यक्ष का भी नाम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक विनायक सरवटे। ठीक है, सरवटे ना लिख दीजिएगा कि पढ़ते पढ़ते भूख लगाई हो प्यास लगाई तो सरवटे लिख दे। विष्णु विनायक सरवटे इनका पूरा नाम था, बड़े आदरणीय थे और ये विधानसभा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आपको इसके बारे में पता चला कि मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग है। यहाँ पे रियासतें कितनी थी? 25 रियासतें थी। राजधानियां 2 थी, राज्य प्रमुख 2 थे और मुख्यमंत्री 4 थे। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? ए एस पटवर्धन और उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? उम्मीद करते हैं इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे राज्य के बारे में आते हैं जिसे देखते, जिसे कहते हैं विंध्य प्रदेश। क्या कहते हैं? विंध्य प्रदेश। ये वही धरती है जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये वही धरती है जो वीरों की धरती रही है। ये वही धरती है जिसकी राजधानी रीवा रही है। ठीक है, चलिए हम आपको विंध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। सर विंध्य प्रदेश कौन से भाग में था? तो ध्यान रखिएगा, विंध्य प्रदेश जो था वो भाग सी का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? भाग सी। और आपको पता है भाग सी जो हिस्से थे वो कमिश्नरी थे। क्या थे? कमिश्नरी। यारी समझ में? भाग सी में कमिश्नरी थे, मतलब यहाँ पे कमिश्नर होंगे। उसकी बात हम आगे करेंगे, कौन कमिश्नर थे क्या थे, आगे करते हैं। लेकिन इसके पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए विंध्य प्रदेश का सबसे पहले हम अगर क्षेत्र देखें, विंध्य प्रदेश का हम सबसे पहले अगर क्षेत्र देखें तो विंध्य प्रदेश में एक बात याद रखिएगा, विंध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो वर्तमान बघेलखंड और वर्तमान बुंदेलखंड को मिलाकर के जो क्षेत्र बना था उसे कहते हैं विंध्य प्रदेश। क्लियर है बात? अब ये एक बात समझिएगा, वर्तमान का बघेलखंड और वर्तमान का बुंदेलखंड मिला के क्या बना था? विंध्य प्रदेश बना था। और विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा थी। आ रही बात समझ में? और अगर विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी तो सर बताइए विंध्य प्रदेश में रियासतें कितनी थी? तो विंध्य प्रदेश में रियासतों की संख्या थी 38। और जिले कितने थे सर? विंध्य प्रदेश में जिले थे 8। सर विधानसभा विधानसभा सीट कितनी थी रीवा में, मतलब माफ करिएगा विंध्य प्रदेश में? तो विधानसभा की सीट थी 60। कितनी थी? 60। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे सर? शिवानंद। सर यहाँ के उपाध्यक्ष का नाम क्या था? सर विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है उनका नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, उपाध्यक्ष का नाम था श्री श्याम सुंदर। क्या नाम था? श्री श्याम सुंदर यहाँ के उपाध्यक्ष का नाम था। क्लियर दोस्तों? अब अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो कि यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, सीटें कितनी थी, जिले कितने थे, रियासत कितनी थी, तो हम आपको मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? मुख्यमंत्री के बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री की कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, ध्यान रखिएगा। विंध्य प्रदेश में 2 मंत्रिमंडल चल रहे थे। कितने मंत्रिमंडल चल रहे थे? 2 मंत्रिमंडल चल रहे थे। एक मंत्रिमंडल था बुंदेलखंड का। किसका था? बुंदेलखंड का। और यहाँ के मंत्रिमंडल के जो प्रमुख थे उनका नाम था कामता प्रसाद सक्सेना। क्या नाम था? कामता प्रसाद सक्सेना। एक मंत्रिमंडल इनके नेतृत्व में चल रहा था, यानी ये सीएम थे। और एक मंत्रिमंडल बघेलखंड में चल रहा था, और बघेलखंड के मंत्रिमंडल के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। क्या नाम था? अवधेश प्रताप सिंह। आई बात समझ में? अवधेश प्रताप सिंह। सर ये व्यवस्था कब तक चली? तो ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों अलग अलग मुख्यमंत्री थे ये जुलाई 1948 तक रहे। कब तक रहे? जुलाई 1948 तक 2 सरकारें चल रही थी। बुंदेलखंड की एक अलग सरकार थी और बघेलखंड की एक अलग सरकार हुआ करती थी। लेकिन आगे चल के जुलाई 1948 में, कब? जुलाई 1948 में ये दोनों मंत्रिमंडल का एकीकरण किया गया। मंत्रिमंडल का एकीकरण किया गया। मंत्रिमंडल का एकीकरण किया गया। और मंत्रिमंडल का एकीकरण करके जो प्रधानमंत्री बनाए गए, उस समय प्रधानमंत्री नाम हुआ करता था, मुख्यमंत्री नहीं नाम होता था, प्रधानमंत्री नाम होता था। ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मान लीजिए बनाए गए, सीएम बनाए गए, तो उस समय जो इन दोनों को एकीकरण करके सीएम बनाए गए, वो बनाए गए अवधेश प्रताप सिंह को। किसको बनाया गया? अवधेश प्रताप सिंह को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। संयुक्त मंत्रिमंडल जब बना तो कौन बना मुख्यमंत्री? अवधेश प्रताप सिंह बने। फिर आगे चल के अवधेश प्रताप सिंह जब संविधान सभा के लिए गए तो यहाँ पे पद संभाला श्रीनाथ मेहता ने। किसने संभाला? श्रीनाथ मेहता यहाँ के अगले मुख्यमंत्री बने। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं 1952 में यहाँ चुनाव होता है। क्या होता है? 1952 में यहाँ चुनाव होता है। 1952 में यहाँ पर चुनाव होता है। 1952 में यहाँ पर चुनाव होता है। और 1952 में जब चुनाव होता है तो जनता द्वारा चुने गए जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम होता है शंभुनाथ शुक्ल। क्या नाम होता है? शंभुनाथ शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम होता है। निर्वाचित मुख्यमंत्री कैसे हैं ये निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है। और जब ये निर्वाचित मुख्यमंत्री बने तो ये 1956 तक थे। कब तक थे? 1956 तक ये मुख्यमंत्री रहे। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? 1956 तक ये रहे। ठीक है, और विंध्य प्रदेश का जब गठन किया गया था तो वो बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के किया गया था। और किया कब गया था? 4 अप्रैल 1948 को। कब किया गया? 4 अप्रैल 1948 को यहाँ का गठन किया गया। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अब देखते हैं भोपाल के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? भोपाल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। आपको ये तीनों क्लियर हो गए, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके भोपाल के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात छूट गई है, उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमने कमिश्नर बताना भूल गए। क्या बताना भूल गए? कमिश्नर बताना भूल गए। तो कमिश्नर लिख लीजिएगा। यहाँ के जो कमिश्नर थे वो थे एनबी गॉडगिल। क्या थे? एनबी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गाडगिल यहाँ के कमिश्नर का नाम था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है? इसकी सारी बातें हो गई। ठीक है, कमिश्नर एक छूट गया था तो उसको भी हमने यहाँ पे आपको लिखा दिया। नरहरि विष्णु गौडगिल यहाँ के क्या थे? कमिश्नर थे, क्योंकि कमिश्नरी क्षेत्र था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भोपाल के बारे में। इसके बारे में देखते हैं भोपाल के बारे में। आपको पता है भोपाल जो है कौन से भाग का हिस्सा था? भाग सी का हिस्सा था भोपाल। ठीक है, भोपाल में बात करें तो क्षेत्र कौन सा आता था? क्षेत्र इसमें एकमात्र था क्या? भोपाल। क्या था? भोपाल। और यहाँ के जो कमिश्नर थे उनका नाम था एनवी बनर्जी। क्या नाम था? एनवी बनर्जी यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन भोपाल इतना आसान नहीं था। भोपाल कैसे बना, इसका इतिहास क्या रहा, वर्तमान तक भोपाल में कैसे पहुंचा, इसकी पूरी कहानी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो भोपाल के बारे में हम चीजें देखेंगे। सबसे पहले भोपाल का इतिहास देखते हैं। क्या देखते हैं? भोपाल का इतिहास। तो भोपाल के इतिहास के बारे में बात की जाए तो आपसे अगर पूछ लिया कि भोपाल के संस्थापक कौन थे, भोपाल के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखिएगा भोपाल का जो पुराना नाम है ना वो था भोजपाल। तब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा सर संस्थापक, यहाँ पर हिंट दे दिए हम, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। भोपाल के जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा भोज। क्या नाम था? राजा भोज। सर ये कौन से वंश के थे? राजा भोज जो थे परमार वंश के थे। कौन से वंश के थे? परमार वंश के थे। और इनका जो समय था ना 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? सन 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी तक इनका समय था। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, ये पूछा कि संस्थापक कौन थे तो आप राजा भोज का नाम बताएंगे। लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भोपाल को आधुनिक रूप से बसाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? आधुनिक रूप से भोपाल को किसने बसाया? तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक संस्थापक किसे बोलते हैं? आधुनिक रूप से बसाने वाले व्यक्ति का नाम था
दोस्त मोहम्मद खान, क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को, यानी जो आज भोपाल आप देखते हो उसे कौन बसाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया था। और जो दोस्त मोहम्मद खान है ये अफगानी था, कैसा था? अफगानी शासक था दोस्त मोहम्मद खान। क्लियर है दोस्तों? अब आगे करते हैं इसमें। आगे चल के एक समय आता है 1818, कौन सा आता है? 1818। और भोपाल के नवाब बनते हैं नजर मोहम्मद खान। कौन बनता है? नजर मोहम्मद खान भोपाल के नवाब बनते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। सर क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने भोपाल को उठा करके अंग्रेजी शासन को दे दिया, यानी ब्रिटिश से समझौता कर लिया, संधि कर लिया। और जैसे ब्रिटिश से संधि हुई, भोपाल किसके हाथ में निकल गया? यहाँ से भोपाल निकल गया ब्रिटिश के हाथ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1818 में नजर मोहम्मद खान और ब्रिटिश के मध्य संधि हो गई। ब्रिटिश के मध्य मध्य संधि हो गई और भोपाल किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास चला गया। फिर आगे चल के भोपाल में चार चार बेगमों का शासन हुआ, यानी भोपाल एक ऐसा जिला है जिसमें चार चार महिलाओं, चार चार बेगमों का, यानी किसका शासन? चार चार बेगमों का शासन देखा। और सर ये बेगम कौन थी? भोपाल की बेगम में लिख लीजिए। कई बार प्रश्न पूछ लेता है भोपाल की बेगम कौन थी। एक छोटी सी बात है, हम चाहते हैं कि आपका गलत ना हो। कई बार तो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि बेगम का सीक्वेंस क्या है। तो बेगम वही जिसके पास कोई गम नहीं है, वही कौन है? बेगम है। और बेगम में पहली बेगम कौन थी? इसका नाम था कुदसिया बेगम। क्या नाम था? कुदसिया बेगम। और कुदसिया बेगम को ही गौहर बेगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौहर बेगम भी कहते हैं। बेगम का नाम था सिकंदर जहां बेगम। कौन सी बेगम? सिकंदर जहां बेगम। तीसरी बेगम का नाम था शाहजहां बेगम। और चौथी बेगम जो थी उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। कौन सी बेगम थी? सुल्तान जहां बेगम। आ रही बात समझ में? तो ये चार चार बेगमों का शासन भोपाल ने देखा और खुद गम में डूब गया। और शासन किसने किया? बेगम ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसने के लिए बोल रहा हूँ, सबने अच्छा शासन किया, सबने ठीक तरीके से शासन किया और भोपाल के लिए कुछ न कुछ योगदान सभी ने दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिए, इन चार बेगमों के बाद जो भोपाल के नवाब बने उनका नाम था हमीदुल्ला खां। क्या नाम था? नवाब हमीदुल्ला खां। ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र भी थे। और जब जवाहरलाल नेहरू इनसे रिक्वेस्ट किए कि भोपाल को कहाँ शामिल कर दीजिए, भारत का हिस्सा बना दीजिए, तो नवाब हमीदुल्ला खां जिनका शासन 1926 से लेकर के 1949 तक था, इन्होंने 1 जून 1 जून 1949 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत में कर दिया। कहाँ कर दिया? भोपाल का विलय भारत में कर दिया। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? तो भोपाल का विलय कहाँ हो गया? भारत में हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बात समझिएगा, भोपाल तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन आपको पता है ये कमिश्नरी क्षेत्र था। यहाँ के कमिश्नर कौन थे? एनबी बनर्जी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विधानसभा भी थी। क्या थी यहाँ पे? यहाँ पे बाद में चयनित प्रतिनिधि से शासन होने लगा, यानी यहाँ पे बाद में विधानसभा बनाई गई। जैसे विंध्य प्रदेश में विधानसभा बनी 1952 में, वैसे यहाँ भी विधानसभा बनी। तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ के विधानसभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद खां। क्या नाम था? सुल्तान मोहम्मद खां यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था सर? तो यहाँ के जो उपाध्यक्ष थे, यहाँ के उपाध्यक्ष का नाम था श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। क्या नाम था? श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। नारायण अग्रवाल। तो इस प्रकार से भोपाल ने एक लंबा सफर तय करके भारत में खुद को भारत में शामिल कर लिया। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक भोपाल के बारे में अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये छोटा कर देते, इसका स्क्रीनशॉट लेके बड़े जूम करके देखिएगा। ठीक है, तो कम से कम नहीं दिखाई देगा एक बार में तो जूम करेंगे तो पढ़ने का मन भी करेगा कि क्या लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर स्पष्ट दिखाई देगा ना, वो भी दिक्कत है, फिर आप लोग अलसिया जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भोपाल। तो चारों की कहानी समझ में आई। फिर जब इन चारों को समझते हैं तो फिर आगे समझिएगा, ये जो भाग ABCD की व्यवस्था थी, अगली स्लाइड देखिएगा। जो हमारे देश में जो मतलब 29 राज्य थे उनको चार भागों में बांटा गया था। भाग कितने थे? चार। कौन कौन से? A B C और D। भाग A B C और D। ये जो चार राज्य थे, ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। और सरकार इसको स्थायी व्यवस्था बनाना चाह रही थी। क्या करना चाह रही थी? कि सरकार यहाँ से कुछ हटा के कुछ ऐसा प्रदान करे कि हम राज्यों को स्थायी कर सके। और जब ये बात जनता को पता चली कि अस्थायी व्यवस्था हटने वाली है और कुछ स्थायी व्यवस्था आने वाली है, तो उस समय जनता ने मांग करना शुरू किया कि जब आप भाग ABCD हटाएंगे तो राज्य का गठन भाषा के आधार पर करिए। किस आधार पर करिए? मांग क्या थी? मांग ये थी कि राज्य का गठन
राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। किस आधार पर किया जाए? भाषा के आधार पर किया जाए। और जब ये मांग जब देश में सरकार के सामने गई तो आपको पता है सरकारें हमेशा इस डर में रहती है कि जनता कहीं उनका तख्ता पलट ना कर दे, तो सरकारों को बात तो सुनना ही पड़ता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, 90 पेपर लीक हुए, न जाने कितने आंदोलन हुए, लेकिन मोदी सरकार किसी के सामने नहीं झुकी। लेकिन पहली बार मोदी सरकार झुकने को तैयार हुई और धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, इस्तीफा दिया। तो सरकारों को हमेशा एक डर रहता है लोकतंत्र में कि कहीं जनता अगर हावी होने पाई तो उसकी छुट्टी हो सकती है, ठीक है? इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेता की छुट्टी हो गई तो क्या ही कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो जब भाषा के आधार पे राज्य गठन की मांग होने लगी तो सरकार ने एक बार विचार किया और सरकार ने विचार जब किया तो सरकार ने सोचा कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उसके सामने यक्ष प्रश्न था कि हम भाषा के आधार पे राज्य बनाएँ अथवा नहीं बनाएँ। तो उसने किया एक काम करते हैं, उसने सोचा कि एक काम करते हैं कि क्यों ना हम समितियाँ बना दें और समितियाँ जाँच करें कि क्या भाषा के आधार पे बनाया जाएगा, देश को कोई नुकसान तो नहीं है, देश की एकता अखंडता को खतरा तो नहीं है, क्षेत्रवाद तो नहीं बढ़ जाएगा, भाषावाद तो नहीं बढ़ जाएगा, लैंग्वेज प्राइड तो नहीं आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, राज्यों के गठन के लिए समितियाँ बनाना शुरू किया जिनका काम ये जाँच करना था कि क्या भाषा के आधार पे राज्य बनाए जा सकते हैं अथवा नहीं बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा राज्य गठन के हेतु राज्य गठन हेतु हेतु समितियाँ बनाई गई। क्या बनाई गई? समितियाँ बनाई गई। और जो समितियाँ बनाई गई वो कितनी बनाई गई सर? ध्यान रखिएगा राज्य गठन के लिए 3 समितियाँ बनाई गई। कितनी बनाई गई? 3 समितियाँ बनाई गई। 3 समितियाँ बनाई गई। पहले समिति का नाम था भाषाई प्रांत आयोग। क्या नाम था? भाषाई लैंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग। सर इसका कोई दूसरा नाम भी था क्या? हमने कोई धर आयोग टाइप का पढ़ रखा है। बिल्कुल आपने सही पढ़ रखा है, मुझे तो आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है किसी प्रकार का। तो दूसरी कौन सी है? इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है धर आयोग। क्या नाम है? धर आयोग, ठीक है। सर दूसरी कौन सी कमेटी है? दूसरी कमेटी है जेबीपी समिति। कौन सी है? जेबीपी समिति। सर तीसरी कौन सी समिति है? तीसरी है फजल अली समिति। कौन सी है? फजल अली समिति। तीसरी समिति का नाम है फजल अली समिति। क्लियर दोस्तों? तो ये जो समितियां तीन तीन बनाई गई वो काहे के लिए बनाई गई थी? ये इसलिए बनाई गई थी क्या हम भाषा के आधार पर राज्य गठित कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते, इस बात की जांच करने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अगला देखते हैं। और देखिए अब एक एक करके इन समितियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी? सबसे पहले हम देखेंगे भाषाई प्रांत आयोग, लैंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी, ठीक है। भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग। सर इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है? इसका जो अन्य नाम है वो है धर आयोग। क्या नाम है? धर आयोग। सर इस समिति में सदस्य कितने थे या इसका गठन कब किया गया? तो सबसे पहले हम इसका गठन देखते हैं कि इसका गठन कब किया गया। इसका जब गठन किया गया वो किया गया जून 1948 में। कब किया गया? जून 1948 में इसका गठन किया गया। और इसमें सदस्य कितने थे सर? इसमें सदस्य थे 1+2। 1+2 सर 1+2 तो 3 लिख देते सीधे सीधे। 1+2 क्यों लिखे? क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष था और 2 अन्य सदस्य थे, ठीक है। तो इसमें जो एक अध्यक्ष था या एक जो इसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष का नाम था एस के धर। क्या नाम था? एस के धर, यानी श्याम श्याम कृष्ण धर। सर इसके दो सदस्य कौन कौन से थे? इनके दो सदस्य का नाम ध्यान रखिएगा। कई किताबों में आपको लिखा नहीं मिलता है और कई बार लोगों को जानकारी भी नहीं होती, पर ध्यान रखेंगे भाषाई प्रांत आयोग में सदस्य की संख्या 3 थी। इनफैक्ट इन तीनों समितियां जो बता रहा हूं आपको, तीनों में संख्या 3-3 थी, ठीक है। देखिए दो सदस्य कौन कौन से सर? एक सदस्य का नाम था जे एल लाल। क्या नाम था? जे एल लाल, जगत नारायण लाल, ठीक है। तो जे एन लाल, माफ करिएगा, क्या नाम था? जे एन लाल, जगत नारायण लाल, ठीक है। दूसरे कौन थे सर? दूसरे थे पन्ना लाल। लालों में लाल, पन्ना लाल। तो ध्यान रखिएगा इसमें एक धर थे, दो लाल थे, जे एन लाल और पन्ना लाल बन जाएगा यहाँ पे। सर इस समिति का उद्देश्य क्या था? सर इस समिति का उद्देश्य क्या था? तो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, आधार पर राज्य गठन की संभावना पर विचार करना। राज्य गठन, राज्य गठन के संभावना, संभावना संभावना पर विचार करना, विचार
करना, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्य गठन के संभावनाओं पर विचार करना इसका उद्देश्य था। सर, इसने विचार किया होगा, तो विचार करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया दिसंबर 1948 में। कब प्रस्तुत किए? दिसंबर 1948, यानी 6 महीने बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। सर, ये मान गए थे क्या कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? क्या लगता है, क्या किया होगा इन्होंने? दो ही चीज हो सकती है, या तो हाँ या तो ना। लेकिन अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाए होंगे तो एक बात समझ में आई होगी कि इसके बाद भी समिति बनी थी, यानी कि इन्होंने हाँ तो नहीं किया होगा, तभी अगली समिति बनानी पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिफारिश क्या दिया? इन्होंने सिफारिश क्या किया? सिफारिश किया भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, भाषा के आधार पर राज्य का गठन अस्वीकार किया, राज्य का गठन अस्वीकार कर दिया। और जब ये बात पता चली जनता को कि राज्य भाषा के आधार पर राज्य गठन अस्वीकार होगा, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जनता का विद्रोह या जन आक्रोश। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ जन आक्रोश कि क्यों नहीं बना सकते। मराठी वाले मराठी चाहते थे, तेलुगु वाले तेलुगु चाहते थे, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक चाहते थे, आ रही बात समझ में? तो वो लोग चाहते थे पर हो नहीं पाया। तो जैसे नहीं हो पाया तो परिणाम क्या हुआ? जनाक्रोश हुआ और अगली समिति बनाई गई, कौन सी? जेबीपी समिति। कौन समिति बनाई गई? जेबीपी समिति बनाई गई। क्लियर दोस्तों? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जेबीपी समिति के साथ। तो अगली समिति हमारी कौन सी है? जेबीपी समिति। कौन सी है? जेबीपी समिति हमारी दूसरी समिति है। सर, जेबीपी समिति जो है, जेबीपी समिति का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ दिसंबर, जैसे ही वो समिति रिपोर्ट दी उसके बाद, दिसंबर 1948 में, क्योंकि सरकार जानती थी कि हमको जल्दी शांत कराना है सबको, दिसंबर 1948 को। सर, इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य कितने थे? सदस्य थे 3। कौन कौन से सर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जे से पंडित जवाहरलाल नेहरू। वी से कौन से? वी से थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और पी से कौन थे सर? पटाभी सीतारमैया। कौन थे? पटाभी सीतारमैया। सही से लिखिएगा, सीतारमैया, ठीक है। सीता मैया ना लिख दीजिएगा, सीता रमैया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? और ये समिति बनी दिसंबर 1948 में, और इसका भी उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सेम था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सेम था, जो मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य गठन की संभावना पर विचार करना, ठीक है। सर, इन्होंने जब विचार किया तो रिपोर्ट का प्रस्तुत किया, क्योंकि अब देखिए दिसंबर तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट, जैसा नो, तो जांच करने में टाइम तो लगता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया 4 अप्रैल 1949 को। कब दिया? 4 अप्रैल 1949 को। और इन्होंने सिफारिश क्या दिया? इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा? इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पे राज्य का गठन नहीं किया जा सकता, ठीक है। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का, राज्य का गठन संभव नहीं है, या अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? गठन को अस्वीकार, ऐसा लिख लीजिए, भाषा के आधार पर राज्य का गठन अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब परिणाम क्या हुआ? अब परिणाम क्या हुआ? वही जो होना था। परिणाम क्या हुआ? वही जो होना था, जो तय था, जो लिखा था, घटना तय थी, घटित होना तय था, और वही हुआ भी। हुआ क्या कि परिणाम ये हुआ कि इस वाली कमेटी में खुद प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जब इन्होंने मना किया तो ये बात जन आक्रोश में बदल गई और देश में आंदोलन होने लगा। क्या होने लगा? आंदोलन होने लगा, आंदोलन हुआ। और उस व्यापक आंदोलन में एक व्यक्ति थे जिन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल रखी। कितने दिन की? 56 दिन की भूख हड़ताल रखे। और सर, उन व्यक्ति का नाम बता दीजिए, कौन वो महान आत्मा है जिसने 56 दिन तक भूखे रहे? उनका नाम था पोटी श्री रामुल्लू। क्या नाम था? पोटी श्री रामुल्लू उन व्यक्ति का नाम था। और ये और कोई नहीं थे, खुद कांग्रेस के नेता थे पोटी श्री रामुल्लू। और ये कह रहे थे कि हमको तेलुगु भाषी राज्य चाहिए, आप भाषा के राज्य का गठन करिए। और जब ये नहीं माने, 56 दिन की भूख हड़ताल रखे, तो 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद परिणाम क्या हुआ? मृत्यु। क्या हुआ? मृत्यु हो गई। क्लियर है दोस्तों? और जब इनकी मृत्यु हो गई तो जनता में भारी आक्रोश हुआ, भारी, एकदम जनता बवाल करने लगी, आंदोलन करने लगी। और जनता की मांग को देखते हुए एक और अगली समिति बनाई गई जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली। तीसरी समिति कौन सी थी? फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ठीक है। सर, इसका दूसरा नाम है क्या? बिल्कुल, इसका नाम है, नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन समिति। राज्य
पुनर्गठन समिति। सर ये समिति क्यों बनाई गई? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि 56 दिन की भूख हड़ताल में कौन चला गया था? पोटी श्री रामुलु। और जब उनकी मृत्यु हुई, जन आक्रोश हुआ, तो भारत की जो सरकार है उसको झुकना पड़ा। और जब उसको झुकना पड़ा तो उसने दो चीजें की। पहला काम उसने ये किया कि 1 अक्टूबर 1953, कब? 1 अक्टूबर 1953 को जनता के सामने झुकते हुए भारत की सरकार ने भारत का पहला तेलुगु भाषी राज्य, यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया। क्या बना दिया? आंध्र प्रदेश बना दिया। ये भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। और जैसे ही एक पहला राज्य बना तो बाकी लोगों को लगने लगा कि अब भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल है, सरकार झुकी, हम भी बनवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे सरकार ने एक दिमाग का काम किया कि उसने एक समिति बना दी जिसका नाम क्या था? फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन समिति। तो इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 22 दिसंबर 1953। कब किया गया? 22 दिसंबर 1953 को किया गया। ठीक है। तो आपको पता है जब तेलुगु भाषी राज्य बना तो जनता के मन में एक बात तो क्लियर हो गई कि हम भाषा के आधार पर अगर राज्यों की मांग करें तो राज्य बनाए जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी सरकार को। लेकिन सरकार ने क्या किया? इस मांग को देखते हुए एक आयोग बनाया जिसका नाम है फजल अली आयोग। ठीक है। फजल अली आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को किया। और इसमें जो सदस्य थे वो थे 3। कितने थे? 3। इनमें से एक अध्यक्ष थे और अध्यक्ष का नाम था जस्टिस जस्टिस फजल अली। जस्टिस फजल अली। और 2 सदस्य थे। और ये 2 सदस्य कौन कौन से थे सर? तो 2 सदस्य का नाम था के एम पनिक्कर। के एम पनिक्कर। और एक का नाम था हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम था? हृदयनाथ कुंजरू नाम था। हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। हृदयनाथ कुंजरू लिखिएगा, कुंदरू ना लिख दीजिएगा। कुंजरू नाम था उनका, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। अब आगे देखिएगा, इन्होंने इनका उद्देश्य भी क्या था? ये समिति क्यों गठित की गई? उद्देश्य भी सेम था कि क्या भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जा सकता है अथवा नहीं, इस संभावना पर विचार करना। ठीक है। फिर आगे देखिएगा, इन्होंने सिफारिश क्या किया? इन्होंने पहले रिपोर्ट देखी। पहले रिपोर्ट क्या दिया? रिपोर्ट दिया 30 सितंबर 1955 को। कब दिया? 30 सितंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट में एकमात्र आधार भाषा को अस्वीकार कर दिया। एकमात्र आधार भाषा को क्या किया? भाषा को अस्वीकार कर दिया। तो सर एकमात्र आधार जब भाषा को अस्वीकार किया तो क्या भाषा के आधार भी अलावा भी कोई आधार माना? ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रशासनिक आधार को सर्वोच्च माना। यानी भाषा के अलावा प्रशासनिक आधार भी क्या होगा? होना चाहिए। ठीक है। और इन्होंने क्या सिफारिश किया? इन्होंने सिफारिश किया कि 16 राज्य, कितने राज्य? इन्होंने सिफारिश किया कि भारत 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है। यानी उन 29 राज्यों को खत्म करके क्या बन सकता है? 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, हमारा संविधान इस समय तक लागू हो चुका था। 1950 में लागू और 1953 का समय चल रहा है और रिपोर्ट आते आते 1955 हो चुका है। यानी संविधान में हमारे व्यवस्था थी। यानी अब इन चीजों को अगर बदलना होगा, 29 राज्यों को खत्म करना होगा, तो कहीं ना कहीं संविधान में जो प्रावधान किया गया था उनको भी खत्म करना होगा। तो उन चीजों को हम देखेंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दो। तो सरकार ने क्या किया? सिफारिश इनकी क्या हो गई? सिफारिश स्वीकार हो गई। सिफारिश क्या हो गई? स्वीकार हो गई। लेकिन इनकी सिफारिश में कुछ संशोधन हुए। क्या हुए? कुछ संशोधन हुए। इन्होंने कहा था कि 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो सरकार ने संशोधन करके क्या किया? 14 राज्य बनाए। कितने राज्य बनाए? 14 राज्य बनाए। और 6 यूटी बना दिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और ध्यान रखिएगा, भाग एबीसीडी समाप्त कर दिया गया। क्या समाप्त किया गया? भाग एबीसीडी समाप्त किया गया। सर भाग एबीसीडी समाप्त किया गया तो ये जो भाग एबीसीडी थे, राज्य जो भाग थे, राज्य जो 4 भागों में बटे थे एबीसीडी, इनको समाप्त तो किया गया। लेकिन ये जो व्यवस्था थी संविधान के भाग 7 में की गई थी। कहाँ की गई थी? ये व्यवस्था संविधान के भाग 7 में की गई थी। ठीक है। और संविधान के भाग 7 में सर कौन से अनुच्छेद में की गई थी? तो अनुच्छेद 238 में की गई थी। कहाँ की गई थी? अनुच्छेद 238 में की गई थी। और इसी के साथ भाग 7 भी क्या हो गया?
समाप्त हो गया। यानी जब भाग एबीसीडी समाप्त हुआ तो भाग 7 ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो सर कब समाप्त किया गया? तो सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग एबीसीडी और संविधान का भाग क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर दोस्तों? और ये जो 14 राज्य बनाए गए, इन्हीं में से हमारा एक राज्य था एमपी। कौन सा था? इन्हीं में से हमारा एक राज्य था मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश कैसे बनाया गया? मध्य प्रदेश कैसे बना, देखिए हम बताते हैं। जैसे हमने बताया कि कुछ संशोधन, कुछ सुधार हुए, यानी मध्य प्रदेश में आपको पता है सीपी, बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल था, है ना। इनमें कुछ कुछ सुधार करके हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया। तो क्या सुधार किए गए सर? तो जो सीपी एंड बरार था, सीपी एंड बरार, सीपी एंड बरार के आठ आठ मराठी भाषी जिले, 8 मराठी भाषी जिले कहाँ दे दिए गए? 8 मराठी भाषी जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए। किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। आई बात समझ में? सर कौन कौन से जिले महाराष्ट्र को दिए गए? ध्यान दीजिएगा। बुल्ढाना, कौन सा? बुढ़ाना नहीं है दोस्तों, ये कौन सा है? बुल्ढाना। बुल्ढाना, वर्धा, वर्धा, अंकोला, अंकोला, अमरावती, अंकोला, अमरावती, चांदा, 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 यवतमाल, यवतमाल, भंडारा, भंडारा और नागपुर। ये 8 मराठी भाषी जिले सीपी एंड बरार से निकाल के किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को। अब आपको पता है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ये जिले जो मराठी बोला करते थे कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में चले गए। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश की पहली राजधानी जो नागपुर थी वो भी मध्य प्रदेश से दूर हो गई। आई बात समझ में? और नई राजधानी बनाया गया भोपाल को। सर और कहाँ पे चेंज हुए थे? और मध्य भारत में चेंज हुआ था। कहाँ हुआ था? और मध्य भारत के क्षेत्र में चेंज हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? मध्य भारत के क्षेत्र में चेंज हुआ था। सर मध्य भारत में क्या चेंज हुआ था? मध्य भारत में अगर आप ध्यान से देखेंगे मध्य प्रदेश का मैप, वर्तमान मैप, तो आपको इस जगह पे मंदसौर मिलेगा और इस जगह पे विदिशा मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ विदिशा, यहाँ पे मंदसौर। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मध्य भारत में एक जगह थी जिसका नाम था सिरोंज। क्या नाम था? इस जगह का नाम था सिरोंज। सिरोंज एक तहसील थी। क्या थी? सिरोंज एक तहसील थी जो कि राजस्थान के अंडर में आती थी। किसके? राजस्थान के जो राजा थे, टोंक रियासत के राजा। कौन से? राजस्थान में जो टोंक रियासत के राजा थे, उनकी एक तहसील थी जिसका नाम था सिरोंज तहसील। क्या नाम था? सिरोंज तहसील। और सिरोंज तहसील राजस्थान में आती थी। तो क्या किया गया? अब क्योंकि सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश के बीचों बीच पड़ती थी, तो हमने सिरोंज तहसील को क्या किया? अपने अंडर में ले लिया। बदले में सिरोंज तहसील के बदले क्षेत्रफल का एक क्षेत्र हमने किसे दे दिया? राजस्थान को। तो राजस्थान को हमने एक क्षेत्र दे दिया, सुनेल टप्पा। क्या दे दिया? सुनेल टप्पा का क्षेत्र हमने राजस्थान को दे दिया। तो मध्य भारत में क्या बदलाव हुआ? सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा राजस्थान चला गया, राजस्थान में चला गया। ठीक है। और विदिशा, सिरोंज तहसील विदिशा में शामिल कर ली गई। सिरोंज तहसील, सिरोंज तहसील कहाँ शामिल हो गई? विदिशा में शामिल हो गई। आई बात समझ में? तो सिरोंज हमने रख लिया, सुनेल टप्पा उनको दे दिया, तो हिसाब बराबर हो गया, है ना। आ रही बात समझ में? अब देखिए आगे देखिएगा। सर भोपाल और विंध्य प्रदेश में कोई सुधार किया गया क्या? भोपाल और विंध्य प्रदेश में कोई सुधार नहीं किया गया, और बिना सुधार के उसको वर्तमान मध्य, मतलब उस समय के मध्य प्रदेश में रख लिया गया। क्लियर है? और फिर हमारा जो मध्य प्रदेश का मैप बना वो कुछ ऐसा बना। यानी 1 नवंबर 1956 को जो हमारा मध्य प्रदेश बना, कब बना? 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना, तो उसका मैप कुछ ऐसा दिखता था। यानी यहाँ पे जितने भी मराठी भाषी जिले थे सब कहाँ चले गए? महाराष्ट्र में चले गए। अब ये नवगठित जो मध्य प्रदेश है ये कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना। और ये सन 2000 तक ऐसा ही दिखता था। ठीक है। कब तक? सन 2000 तक ऐसा ही दिखता था। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आइए इस मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जो मध्य प्रदेश हमारा बना उस समय के मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। ठीक है। क्षेत्रफल कितना था, जिला कितना थे, सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। इसका इसके बारे में देखते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे पहले का। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये जो जिला था, जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में अगर जिले की बात की जाए तो उस नवनिर्मित मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43। कितने जिले थे? 43 जिले थे। संभाग कितने थे सर? संभाग थे 9। सर क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल था ये, जब छत्तीसगढ़ शामिल था हमारे मध्य प्रदेश में, तो उस समय क्षेत्रफल था 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल था। सर ये पूरे भारत के कितने परसेंट भाग पे था? 13.48% भाग पे था। और भारत का सबसे बड़ा राज्य था। भारत का सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। सर इसकी लंबाई चौड़ाई बताइए क्या थी? ध्यान रखिएगा, ये जो है
ये जो है 1127 किलोमीटर लंबा था। कितना था? 1127 किलोमीटर था। और उत्तर से दक्षिण कितना था? 996 किलोमीटर। कितना था? 996 किलोमीटर था। और ऐसे ऐसे 1127 किलोमीटर था। क्लियर है दोस्तों? अब एक बात देखिएगा, इसका जो सबसे दक्षिणी जिला था उसका नाम था सुकमा, सबसे पूर्वी जिला था उसका नाम था रायगढ़, सबसे पश्चिमी जिला का नाम था झाबुआ। झाबुआ। सर हम तो अलीराजपुर पढ़े थे। अलीराजपुर तो अब बना नहीं था, अलीराजपुर 2008 में जाके बना है। ठीक है। सबसे उत्तरी जिला था मुरैना। कौन सा था? मुरैना। क्लियर है दोस्तों? तो ये था मध्य प्रदेश 1956 के समय जो बना था। इसका क्षेत्रफल, इसके जिले, इसके संभाग सबसे बड़ा था। इसका लंबाई, चौड़ाई और सारी चीजें। ठीक है। अब एक बात और देखिएगा, सर इसका अक्षांशीय विस्तार कितना था? इसका अक्षांशीय विस्तार था 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सर इसका देशांतरी विस्तार था 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री, माफ करिएगा, 84 डिग्री, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार था। इतना बड़ा था हमारा पूरा मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश बना उसकी राजधानी बनाई गई भोपाल। क्या बनाई गई? राजधानी बनाई गई भोपाल। सर भोपाल राजधानी थी तो क्या जिला भी था? नहीं, ये सीहोर की एक तहसील थी भोपाल, जिसको राजधानी बनाया गया था। ठीक है। जिला तो 1972 में जाके बनेगा। ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर है दोस्तों, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यानी ये उस समय का मध्य प्रदेश है जब 1956 में बना था, उस समय की स्थिति है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब देखेंगे मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन। क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन। ठीक है। मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, और कल के वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से मध्य प्रदेश का आंतरिक गठन किया गया है। ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।